हेलो क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में अपने क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। जेनेटिक्स के अंदर मेंडल के हमने ऑलरेडी दो लॉ के बारे में रीड कर लिया था। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में रीड कर लिया था और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में हमने क्या कर लिया था, अच्छे से रीड कर लिया था। आज अपने थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल सी बात, हमने एलएल के बारे में पढ़ा था, करैक्टर्स के बारे में रीड किया था, ठीक है। तो अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि मेंडल का कहने का मतलब क्या था कि कोई भी जो एक करैक्टर रहता है वो किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर प्लांट की हाइट टॉल होगी तभी उसका फ्लावर कैसा लगेगा, यानी कि पर्पल कलर का लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर प्लांट के अंदर अगर करैक्टर पर्पल कलर का ही है तो उसका चाहे वो प्लांट टॉल हो चाहे डवर्फ हो, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, यानी कि पर्पल ही कलर का रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इसका क्या किया, एक मेंडल ने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेंडल ने क्या किया, दो टाइप के होमोजाइगस, यानी कि जैसे अपने पेरेंटल जनरेशन में लेते हैं कैपिटल वाई, यानी कि ये कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, तो जरा ध्यान देना, येलो राउंडेड सीड, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, देखना कैपिटल वाई और इधर क्या लिया, कैपिटल आर, यानी कि जो सीड है वो कैसा है, राउंडेबल है और कलर कौन सा है, येलो है। दूसरी साइड उसने कौन सा लिया, यानी कि स्मॉल लिए, यानी कि ग्रीन कलर लिया, और जो सीड है यानी कि वो व्रिंकल्ड लिया, ठीक है। देखो ग्रीन व्रिंकल्ड यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो हम पेरेंटल जनरेशन में क्या लेते थे, एक तरफ डोमिनेंट करेक्टर होते थे, एक तरफ कैसे होते थे, रिसेसिव होते थे। चलो इनका क्रॉस करवाऊंगा तो इनको क्रॉस करवाने पर मेनली यही बनेगा, वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने पढ़ा था F1 जनरेशन कैसे बनती होती है, एक डोमिनेंट करेक्टर होता है और एक कैसा होता है, रिसेसिव करेक्टर होता है। अब देखना, अब इसी के बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाते हैं, वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके बीच में अपने क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो इसको क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका सॉरी इस y का किसके साथ करवाता हूं, r के साथ करवाता हूं, सॉरी। तो देखो कैपिटल Y का किसके साथ करवाना है, स्मॉल r के साथ करवाना है, तो कैपिटल Y स्मॉल r, फिर क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, स्मॉल y कैपिटल R, और थर्ड वाला क्या बनेगा, स्मॉल y स्मॉल r। अब मेंडल ने क्या किया, दो टाइप के करेक्टर ले रखे हैं। देखना दो टाइप के करेक्टर कौन कौन से हैं, देखो एक तो प्लांट का कौन सा, यानी कि कलर लिया, सीड का कलर लिया, दूसरा सीड की शेप ले रखी है, तो दो करेक्टर लिए। दो करेक्टर क्यों लिए गए हैं, पहली बात तो क्योंकि उसने इस लॉ के अंदर ये एक्सप्लेन करना था कि कोई भी जो एक करेक्टर होता है वो किसी दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब इन्होंने क्रॉस करवाया, देखो येलो राउंडेड और ग्रीन व्रिंकल्ड को लिया तो होमोजाइगस था, ठीक है। और ये होमोजाइगस यानी कि ये कौन सा बने, रिसेसिव करेक्टर्स बने हैं, ठीक है। ये F1 जनरेशन हुई और F1 जनरेशन का जब उसने अब एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ में जब क्रॉस करवाया तो कुछ इस टाइप के रिजल्ट मिले। अब उन्होंने चारों के इन चारों रिजल्ट से क्या किया, देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जरा ध्यान देना, देखना उसने ये चारों करेक्टर्स कौन कौन से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। देखो इस साइड भी इसने सेम करेक्टर्स को रख लिया, ठीक है, और इस साइड भी उसने क्या कर लिया, सेम करेक्टर्स को रख लिया, ठीक है। जब सेम करेक्टर को रख के उन्होंने क्रॉस करवाया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो क्या बना, कैपिटल वाई और क्या बन गया, कैपिटल आर बना, ठीक है। और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर बना, ठीक है, येलो राउंडेड बना। तो इट मीन्स देखो यहाँ पर क्या हो रहे थे, यानी कि ये सारे के सारे मतलब इसने टेबल बनाई, टेबल के अंदर क्रॉस करवा के सारा चेक किया। ये टेबल खुद ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 16 करेक्टर्स बने, टोटल कितने करेक्टर्स बने, 16 करेक्टर बने। अब अपने इनका क्या देख लेते हैं, फिनोटाइप और क्या देखते हैं, जीनोटाइप देखते हैं इस टेबल का, यानी कि इस टेबल के अंदर देखो। अब फिनोटाइप कैसे बनेगा जरा देखना, जैसे ये देखो क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर जैसे है, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर के अंदर क्या किया गया इसने, तो देखो यहाँ पर
कैसा आएगा, येलो राउंडेड आया, येलो और कैसा आया, राउंडेड आया, येलो राउंडेड आया, यानी कि ये सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अब ध्यान में देना इसके अंदर एक जो है यानी कि एक्सेप्शन केस, यानी कि देखना स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि सारा का सारा रिसेसिव है, सारा का सारा कैसा है, रिसेसिव है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो एक कैरेक्टर होता है वो किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कभी भी एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड लॉ के अंदर शो किया। फर्स्ट लॉ में क्या शो किया गया कि कौन से करैक्टर डोमिनेंट होते हैं, कौन से रिसेसिव होते हैं। दूसरे लॉ में यानी कि कोई भी जो गैमेट होता है उसकी क्या रहती है, प्योरिटी रहती है, यानी कि वो उसको आप चाहे कितनी भी जनरेशन आगे ले जाओ, लेकिन जो करैक्टर जो रहेगा, जो मेन करैक्टर रहेगा, जो गैमेट की जो प्योरिटी रहेगी वो तो हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है या करैक्टर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। थर्ड के अंदर ये बताया कि कोई भी जो लॉ था, यानी कि सिंपल सी बात कि कोई भी जो करैक्टर होता है वो किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, एक जैसा ही करैक्टर रहेगा, कभी भी किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि येलो कलर का सीड है तो ये येलो कलर वाला करैक्टर ही रहेगा, आर यानी कि राउंडेबल है तो वो राउंडेबल करैक्टर ही रहेगा। ठीक है, इतना स्टूडेंट, इतना सभी को समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अपने आगे के बारे में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब अपने इसका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप ध्यान में रखना क्या आएगा, 9:3:3:1, ये तो इसका क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, यानी कि 9 कैसे करैक्टर बनेंगे, येलो राउंडेड, 3 कैसे बनेंगे, ग्रीन राउंडेड, 3 कैसे बनेगा, येलो व्रिंकल्ड बनेगा, और एक ग्रीन व्रिंकल्ड बनेगा जो कि मैंने आपको बताया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन केस है। अब दूसरी साइड अपने देखते हैं किसके बारे में, जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में देखते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:4:1:2:1:1:1। ठीक है, तो अब ये क्या था, तो देखते हैं, यहाँ देखो जीनोटाइपिक रेशियो, कैपिटल वाई कैपिटल आर जैसे जीन की स्ट्रक्चर एक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर की स्ट्रक्चर कैसी है, 2 है। इसी टाइप के अंदर ये बाकी के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा लॉ हुआ, हमारा थर्ड लॉ हुआ। ठीक है, मेंडल के 3 लॉ, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में मेंडल की बायोग्राफी रीड की, मेंडल ने पी प्लॉट क्यों चूज किया, मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, उसके बाद में मेंडल के जो लॉ थे उनकी रीडिस्कवरी किसने की, और फिर मेंडल के उसके बाद में मेंडल का ध्यान में देना कि मेंडल के ने जो लॉ दिए थे तीनों, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब के बारे में हमने अच्छे से रीड किया। अब उसके बाद में अपने बात की करते हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस बनती है, इसके लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अपने रीड। ओके स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंस क्या है मेंडल्स के लॉ की, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मैनी हार्मफुल एंड लिथल रिसेसिव genes are not able to express themselves in the presence of the dominant gene। तो देखो, आज के टाइम के अंदर यानी कि हमें डोमिनेंट करैक्टर के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें किसी प्लांट का अगर डोमिनेंट करैक्टर पता होगा तब हम ऐसे ही प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, यानी कि आगे वाला जो प्लांट बनेगा यानी कि वो अच्छे करैक्टर का बनेगा और उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि अगर हमें डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स के बारे में पता होगा तो हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, जीन कंसेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन का जो कंसेप्ट था, ठीक है, कि एक जीन में सिर्फ क्या होते हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 एलएल होते हैं तो 2 टाइप का यानी कि कैरेक्टर उनके अंदर रहता है। तो वो कंसेप्ट था, वो मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा था, प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि एक गैमेट की जो प्योरिटी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, एज इट एज ही रहेगी, चाहे उसको अपने 3 जनरेशन आगे चले जाएं, चाहे 4 जनरेशन आगे चले जाएं, उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो सेम ही रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी कभी भी, यानी कि उनका जो करेक्टर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। थर्ड क्या था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैज 2 एलएल्स। एक जीन में कितने एलएल होते हैं, 2 एलएल होते हैं। हमने पढ़ा था कैपिटल टी
स्मॉल टी, तो कितने एलल्स हैं, 2 एलल्स हैं, ठीक है। दे कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, और वो कितने करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, 2। इसका करेक्टर क्या है, टॉल, इसका करेक्टर क्या है, ड्वार्फ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट द न्यू करेक्टर्स डेवलप इन द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, और मेंडल्स के इस लॉ के अकॉर्डिंग अपने क्या कर सकते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या मिली, हाइब्रिडाइजेशन की मिली, यानी कि अपनी जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन अपने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि मतलब जो प्लांट्स की जो क्रॉप है, यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में अपने ले सकते हैं। यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी ब्रोट इनटू सेम स्पीसीज, हार्मफुल कैरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, दो अच्छे प्लांट्स को लेकर, या फिर मान लो एक प्लांट के अंदर कोई कमी है और दूसरा प्लांट अच्छा ले लिया, और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के अपने क्या कर सकते हैं, एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसका मतलब जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, और जिसके अंदर अपने सिर्फ ऐसे करेक्टर्स को रखेंगे जो कि मतलब काफी ज्यादा यूजफुल हो, ठीक है, और ऐसे करेक्टर्स को हम हटा देंगे जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेसिस्टेंट, यानी कि मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग अपने डिजीज रेसिस्टेंट हाई याल्डिंग वेराइटीज के क्रॉप्स को बना सकते हैं, यानी कि सीड प्रिपेयर करके और अच्छी क्रॉप वगैरह को ले सकते हैं, और अच्छी क्रॉप वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी क्रॉप जिसके जो कि डिजीज फ्री हो, यानी कि डिजीज वाले करेक्टर्स को हटा सकते हैं। साइंस की एक ब्रांच यूजेनिक्स, ठीक है, जो कि ह्यूमंस की रेस के अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस टाइप के करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, या उनके अंदर किस टाइप का होता है, मीन्स टू से उनमें कैसे करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उन जैसे उनमें क्या क्या लॉ रहते हैं वो ह्यूमन बींग्स के। ये किसके बारे में था, ये प्लांट्स के लॉ थे, किसके लॉ थे, प्लांट से रिलेटेड लॉ थे, ठीक है। तो एक अलग ब्रांच होती है यूजेनिक्स, उसके अंदर ह्यूमंस के अंदर जो भी होता है उसके बारे में बताया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आया होगा इतना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।